बात हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हम किसी शख्स को उसके चलने से, बोलने से, देखने से, उसके हाथ मिलाने से हम पहचान सकें कि इसका मिजाज कहाँ है, इसका मिजाज कैसा है। और नफ्स को हमने तशखीसी टूल के तौर पर नहीं, तस्दीकी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। जिस तरफ ज़्यादा इशारे कर रहे हों वही उसका मिजाज, फिर वही उसकी तहरीक हम आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट टाइम हमने मुफरद मिजाज पढ़े थे, असाबी, गुद्दी और इसमें उजलाती। सिर्फ बड़ी से हम उसको रिपीट कर लेते हैं। असाबी में हमेशा रतूबात की ज़्यादती होने की वजह से चीज़ें फूली हुई होती हैं। ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वो फूल जाएगा। किसी बर्तन में पानी डालेंगे उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी, ये उसका रतूबत का ये मिसाल है। उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, उसका चलना स्लो हो जाएगा, उसका बोलना स्लो हो जाएगा, उसका हुजम बढ़ जाएगा। ये असाबी बंदा होगा। गुद्दी बंदा जो होता है उसके मुकाबले में जो ऑपोजिट है वो उजलाती है। उजलात में तेज़ी होती है, हवा होती है, आवाज़ भी भारी होती है, कदम भी तेज़ उठाएगा, बोलेगा भी तेज़ तेज़, लेकिन उसकी खुश्की की वजह से वो सुकेड़ में होता है। उसका दुबला पतलापन जो है वो उजलात की तरफ आपको निशानदेही करेगा। और जो गुद्दी होते हैं वो दरमियाने मिजाज के होते हैं, ना वो बहुत भारी होते हैं ना वो बहुत पतले होते हैं, दरमियान में होता है। और सबसे पहले हमें जो चीज़ नज़र आती है वो हमारे उसमें इसका चेहरा नज़र आता है। जिसका चेहरा मुस्तकिल तौर पर गुलाई लिए हुआ होगा, फुल गुलाई लिए हुआ होगा, वो बंदा असाबी होगा। और जिसका चेहरा पतला होगा हम उसको उजलाती कहेंगे। और जिसका चेहरा चौकोर लिया हुआ होगा उसको हम गुद्दी चेहरा कहते हैं। अब ये तो हमने 3 सिंगल मिजाज पढ़े। सबसे बेहतरीन तरीके से जो चीज़ जानी जा सकती है वो है आपके बाल। असाबी के सर पे बाल अक्सर तो बिल्कुल नहीं होते। आदमियों की हम बात करते हैं, या तो बिल्कुल गंजे होंगे या बहुत कम बाल होंगे और सिर्फ पीछे पीछे को बाल रहेंगे, जिसके पीछे से एक झालर रह जाती है और बाकी सारा सर गंजा होता है, वो बंदा आमतौर पर असाबी हुआ करता है। और जिस बंदे के दरमियान से बाल गायब होना शुरू हो जाएं, आगे भी रह जाएं, पीछे भी रह जाएं, सेंटर से गायब हो जाएं, वो बंदा उजलाती हुआ करता है। और जिसके बाल ना गिरें, मजबूत हों, ताकतवर हों, वो ऑयलिंग करे या ना करे, उसके बाल हमेशा मजबूत रहते हैं, वो गुद्दी होता है। ये हमें बाल बताते हैं। जिसके असाबी बंदा होगा उसके बाल हमेशा गीलापन लिए हुए होंगे। उसने बेशक तेल लगाया या नहीं लगाया, लेकिन आप उसका बालों को टच करेंगे आपको गीलेपन का एहसास होगा रतूबात की ज़्यादती की वजह से, तो वो बंदा असाबी होता है। उसकी औरतें अगर होंगी तो उनके बाल हमेशा स्ट्रेट हो जाएंगे और बाल कम हो जाएंगे। जिन औरतों के बाल कम हों सर पर और स्ट्रेट उनके बाल हों और पतले बाल हो जाएं, वो औरतें असाबी होती हैं। इसके मुकाबले में जब आप गुद्दी की बात करेंगे तो गुद्दी में बंदे के बाल घने होते हैं और हल्की सी हीट की वजह से घुंघराले हो जाते हैं, हल्के से उनमें कर्ल्स आने लगते हैं, स्ट्रेट नहीं होते। असाबी के स्ट्रेट और गुद्दी के थोड़े से लहरिएदार। और जो हमारे जो ये होते हैं हमारे भाई साहब जो उजलाती लोग होते हैं, इनके बाल खुश्क होते हैं। जितना मर्जी तेल लगाएं लेकिन उनके बालों में आपको खुश्की और मिट्टीपन का एहसास होगा कि यार कुछ खुश्क है, उसको तेल की ज़रूरत है, उसको ऑयलिंग की ज़रूरत है। ये हमें बाल सबसे पहले पहचान देते हैं उसकी। ठीक है जनाब, ये हम लास्ट टाइम तक हमने इसको डिस्कस कर लिया था। अगर किसी बंदे से आप शेक हैंड करेंगे, अगर वो आपको हल्का सा आधा आपको हाथ में लाए, हल्का सा हाथ मिला के दबाए नहीं, सिर्फ टच करके आधा हाथ मिला के खुशी का इजहार करे, तो वो बंदा असाबी होता है। जो बंदा आपका पूरा हाथ पकड़ के आपको दबा दे वो बंदा उजलाती होता है। और जो बंदा पकड़ के गर्मजोशी से आपको बार बार हाथ हिलाता रहेगा वो गुद्दी मिजाज का बंदा होगा। ठीक है, ये मिजाज आपको सिर्फ हाथ दबाने से भी पता चलते हैं। फिर अब हम आते हैं थोड़े से मुरक्कब अज़ा की तरफ। अभी हाँ, हाथ हिलाने में एक बात और रहेगी, किसी के साथ हाथ मिलाते साथ ही आपको ठंडा का एहसास हो वो बंदा असाबी होगा। जिसके साथ हाथ मिलाते आपको खुश्की का एहसास हो, खुश्क हाथ, स्किन, ये इसके हाथ खुश्क हो, तो वो बंदा उजलाती होगा। जिस बंदे के यहाँ पे हाथ लगाते हुए पसीने का एहसास हो या गर्माइश का एहसास हो तो वो बंदा गुद्दी मिजाज का होता है। यानी कि ये वो बातें हैं अभी हमने नफ्स देखने से पहले हम उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं। जो असाबी बंदा होगा वो ढीले कदम से चल कर आएगा आपके पास, वो आपसे नज़रें नहीं मिलाएगा, कम बात करेगा और सुनेगा ज़्यादा। उजलाती बंदा ऊंचा बोलेगा और वो आपकी नहीं सुनेगा, अपनी सुना के जाएगा, वो बंदा उजलाती होगा। उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते किसी बात पर, उसका जो ज़ाती तजर्बा है वही सब कुछ है। वो आपसे सुनने के लिए नहीं आता, वो सुनाने के लिए आता है, वो बंदा उजलाती होता है।
और जो गुद्दी होता है ना, वो तेज़ तेज़ बोलता है, उसकी गुफ्तगू में तेज़ी होगी सुनेगा, लेकिन जब अपनी बात करने पर आएगा तो बहुत तेज़ 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 बात करेगा, उसमें तेज़ी होगी, क्योंकि अब हरारत का मरीज़ होता है। ये तो हमने ये वो बातें सुनी जो पहले पहले हमें कुछ अंदाज़ा हो रहा होता है। अब हम थोड़ा सा इनके मुरक्कब जो सरकार हमारे दोस्त मोहम्मद साहब ने जो हमें 6 तहरीकें बताई हैं कि एक चीज़ दूसरे पर असरअंदाज होती है। दुनिया में कोई चीज़ भी मुफरित नहीं होती है। अब अगर कोई बंदा आसाबी है तो या तो वो उजलाती के साथ जुड़ा हुआ होगा या वो गुद्दी होगा। अच्छा, अब आपको अगर बुनियादी बातें अगर आपको याद हैं तो हम आसाबी से शुरू करते हैं। अगर आसाब फुला रहा है, मोटा कर रहा है, आवाज़ को ढीला कर रहा है, लेकिन अगर उसका ताल्लुक अगर आप गुद्दी के साथ करेंगे तो गुद्दी की कुछ सिफात उसमें जाएंगी। लेकिन आसाबी गुद्दी में 75% आसाब हैं और 25% उसके अंदर गुद्दी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगी, खुसूसियात मिलेंगी आपको। अब गुद्दी औरत की नब्ज़ है, यानी कि औरत जैसे नैन नक्श होना, औरत जैसी आवाज़ होना, औरत जैसी गुफ्तगू करना, औरत जैसे फीचर्स चेहरे पर आना, ये जिस बंदे में आपको नज़र आएंगे, थोड़ा सा ये पन जो नज़र आएगा वो असाबी गुद्दी बनता होगा। अब असाबी के अपने होंठ मोटे होते हैं, लेकिन अगर वो असाबी गुद्दी होगा तो उसके होंठ पतले हो जाएंगे, औरतों की तरह सुर्ख होना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर ये चीज़ आना शुरू हो जाएगी। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? एक चीज़ दूसरे पर असरअंदाज होगी अभी। इसी तरह जब वो आसाबी बंदा अगर 1 नंबर तहरीक में चला जाएगा तो आसाबी उजलाती जब हो जाएगा तो उसके मिजाज में खुश्की बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब खुश्की में क्या होता है, होंठ बहुत बारीक हो जाते हैं, यानी कि जो उजलाती बंदा हर चीज़ सुकड़ जाएगी, जिस्म भी सुकड़ जाएगा, नाक भी सुकड़ जाएगा, बाल भी खुश्की की तरफ चले जाएंगे। लेकिन उसमें क्या होगा, असाबी 75% असाब होंगे, लेकिन उसमें 25% अब खुश्की अपना असर दिखाना शुरू करेगी। तो वो जो बंदा हमारे सामने आएगा वो असाबी गुद्दी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। असाबी गुद्दी वाला जो बंदा होगा वो बेज़रर होता है, वो किसी को कुछ नहीं कहता, मौके की तलाश में रहता है। अगर उसको मौका मिले तो वो बुरे से बुरा बंदा बन सकता है, और हाँ गुन्ना होता है। लेकिन जो असाबी उजलाती जो बंदा होता है वो होता तो डर का मारे, लेकिन उसके अंदर शरारत का अंसर ज़्यादा होता है, क्योंकि जो उजलात हैं ये नफ्स अम्मारा की तरफ रिकमेंडेशंस करते हैं, ये नफ्स अम्मारा की तरफ खींचते हैं हमें। उजलात जिस बंदे में उजलातीपन होगा, आपको पता है उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लज्जत और मसरत। जो बंदा हर उस चीज़ जिसमें उसको मज़ा आता है वो काम करेगा। अब किसी को औरत को ताड़ना भी मज़े की चीज़ है, मूवी देखना भी मज़े की चीज़ है, किसी को छेड़ना भी मज़े की चीज़ है, चोरी करना भी मज़े की चीज़ है, झूठ बोलना भी मज़े की चीज़ है, और किसी को चुरा के भाग जाना भी मज़े की चीज़ है। ये सारे मज़े हैं और ये सब जवानी में सारे लेते हैं। लड़के सारे शरारतें करते हैं, आपने देखा। और असाबी उजलाती बंदा 8 साल के बाद सारे बच्चे असाबी उजलाती होते हैं, कितने शरारतें करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनमें लड़ाई का अंसर ज़्यादा होता है, शरारत का अंसर ज़्यादा होता है, तो उनके मिजाज में आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है जनाब। अगर इसी तरह सब जज करते जाएं, अगर कोई उजलाती बंदा है, अगर उजलाती असाबी है तो उजलात उसमें 75% और असाब होंगे उसमें 25%, जिसकी वजह से उसके अंदर नफ्स अम्मारा गालिब होगा। मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो जन्नत है वो और जो दोज़ख है, इनका जो मेयार बताया गया है कि वो लज्जत और शहवात वाली चीज़ों से ना जहन्नम को भरा गया है, और मुशक्क़त और तकलीफ़ों से जन्नत को रखा गया है। इसका मफ़हूम है उसका हदीस का, यानी कि जो भी बुरे काम हैं उनमें मज़ा बहुत है। कोई भी आप गलत काम करके देखिए, आप एंजॉय बड़ा करेंगे आप उसको। और ये बंदे आमतौर पे उजलाती हुआ करते हैं, ये प्रैक्टिकल पर हम यकीन रखते हैं, सोचों पर नहीं। असाबी बंदा सिर्फ सोचों में रहेगा और उजलाती बंदा काम करके दिखा के चला भी जाएगा। और गुद्दी जो बंदा होता है वो अपॉर्चुनिस्ट होता है, वो मौका शनास होता है, वो मौके की तलाश में होता है। अगर वो दबा रहे तो दबा रहेगा, मौका मिलेगा तो छोड़ेगा नहीं, ये बंदा गुद्दी होता है। ठीक है जी। ये सारे मिजाज आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपको मिलेंगी सर प्रैक्टिकल करने के बाद। जब आप एक फ्री कैंप में बैठेंगे और आप बहुत सारे मरीज़ देखेंगे और मिजाज कायम करेंगे, सबसे पहले पूरा यूनानी जो है, तिब्ब यूनानी, वो मिजाज की तशखीस पर ही इलाज मुआवजा करता है। ठीक है सर जी। वो सिर्फ मिजाज देखता है, अगले मिजाज की दवाई दे देता है, अल्लाह अल्लाह बखैर सल्लाह। ये हमारा यूनानियों का तरीक़ाकार है। लेकिन हम जो बात करते हैं तिब्ब साबिर की, हम इसमें थोड़ा सा 6 तहरीकात की बात करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस की बात करते हैं, और लेकिन इनका ताल्लुक़ फ़नी इल्म के साथ है।
इल्मी तौर पे शायद मैं आपको उतना नहीं समझा पाऊंगा कि गुद्दी जब उसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन इसे मैं बता रहा हूँ कि 6 तरीके साबिर साहब ने बताई हैं कि मिजाज हमारे सामने मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे सामने आते रहेंगे। अब हम बात करते हैं, जो टॉपिक हमारा असल शुरू हो रहा है वो है नब्ज़। एक बंदा आ भी गया, बैठ भी गया, चल भी लिया, आपने इसके बारे में अंदाज़ा लगा लिया। अब आप हर चीज़ को नंबर देंगे कि यार कद से क्या लग रहा है, शक्ल से क्या लग रहा है, चेहरे से क्या लग रहा है, बालों से क्या लग रहा है, बोलने से कैसा लग रहा है, बैठने से कैसा लग रहा है। ठीक है, असाबी बंदा सुकून से बैठेगा, उस राती बंदा चढ़ चढ़ के बातें करेगा, गुद्दी बंदा बेचैन होकर बैठेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, उसको बेचैनी रहेगी हर वक्त। ये बड़ी बड़ी अलामतें हैं एक पहचान रखने की। और जब वो बैठ जाए फिर अब आपने उसकी बात सुननी है। अब बात सुनेंगे तो वो आप सबसे पहले उसका नाम पूछेंगे, तो आपको उसकी नाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस इल्मुल अस्मा को बड़ी अहमियत दिया करते थे। चीज़ों के नाम को, लोगों के नाम को, कबीले के नाम को। इसमें पूरा वाक़या भी है, वो जब आप हिजरत फरमा रहे थे तो आपने शायद फरमा रहे हम महफूज हैं, वो जो बंदा आया था कि हम इससे हमें शर नहीं है, हमें इसका नाम ये है, इसके कबीले का नाम ये है। तो नाम भी असरअंदाज होते हैं आपके ऊपर, और नाम अच्छे बच्चों के नाम रखें, उनकी शख्सियत पर जाएंगे वो, उनके मिजाजों पर जाएंगे वो लोग, तो नाम भी बड़े असरअंदाज होते हैं। फिर आपका इलाका बड़ा काउंट करता है। अगर एक बंदा पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखता है तो वो खुश्क मिजाज का होगा। अगर एक बंदा सहराई इलाके से ताल्लुक़ रखता है तो उसका मिजाज गर्म होगा। और एक बंदा अगर क्योंकि मैदानी इलाके में रहता है तो वो उज़लाती भी हो सकता है, वो असाबी भी हो सकता है, वो किसी भी मुतदिल मिजाज का हो सकता है। ठीक है जनाब, लेकिन ये इलाके भी बड़े काउंट करते हैं। अब आप पठानों से सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, झूठ एक्सपेक्ट नहीं करते, आप उनसे बुज़दिली एक्सपेक्ट नहीं करते। पठान जो है अफ़गान कौम है, उनसे आप बेईमानी एक्सपेक्ट नहीं करते, मेहनत एक्सपेक्ट करते हैं। और आप आपस के लोगों को देख लें, हम हिंदुस्तान के लोगों से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ कैसे बिहेव कर सकते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ झूठ का आंसर ही नहीं है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सच का आंसर ही नहीं है। ये इलाके भी पूछें, उसकी प्रोफेशन पूछें। सबसे पहले जब आप किसी को नया बंदा आगे पास आए, आपसे नाम पूछने के बाद पूछें सर आप काम क्या करते हैं। जो बंदा बैठ के काम करता है उसको असाबी तकलीफ़ें होगी, जो बंदा मेहनत मजदूरी करता है वो उजलाती बंदा होगा, और जो बंदा थोड़ा आराम करता है, थोड़ा सा काम करता है, वो गुद्दी होता है। ठीक है, उसका प्रोफेशन पूछे। इसलिए जितने मजदूर लोग होते हैं, जितना मजदूर तबका होता है, वो कभी भी वर्मी तकलीफ़ों का या तहलील का शिकार नहीं मिलेगा वो आपको, क्योंकि वो काम करते हैं, उजलात से मेहनत लेते हैं, उनमें फासिद मवाद रुकता ही नहीं है। तो शोबा पूछिए उसका। फिर जिस शोबे के अंदर, जैसे मिसाल तौर पर बंदा कहता है यार मैं तो सर जी कहीं पियोन लगा हुआ हूँ। अब पियोन जो बंदा लगा हुआ है वो कहाँ करप्शन करता होगा, वो काम ही करता होगा, सारा दिन डांट ही खाता होगा। इसका मतलब क्या है, उस बंदे की शख्सियत में आपको करप्शन का आंसर कम से कम मिलेगा, उसके अंदर आपको बैठने का आंसर कम से कम मिलेगा। तो कुछ बैठने की बीमारियां हैं, कुछ चलने की बीमारियां हैं, कुछ बैठे रहने की बीमारियां हैं। साबिर साहब ने शायद फरमाया था ना कि जो बंदा 11 घंटे दिन में बैठे रहने का काम करता है उसकी ज़िंदगी 5 साल कम हो जाती है, और उसको वो वाली बीमारी लगती है जो बैठने वालों की बीमारियां हैं। तो लेटने वालों की भी बीमारियां, चलने वालों की भी, और खड़े रहने वालों की। ठीक हो गया सर जी, आपने इनको शोभा भी पूछना है। अब हम आते हैं नब्ज़ की तरफ, जो हमारा असल टॉपिक है कि अब आपने वो अपने अलामत बताएगा, अलामत उससे पहले बताएगा, नब्ज़ हाथ रखने से पहले बीमारी बताएगा। अच्छा एक बात याद रखें, बहुत से लोग हमें टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, सर जी दसो मनु क्यों है, बताएं मुझे क्या हुआ है, आगे आगे नब्ज़ ला कर रख देंगे। वो ऐसे लोग कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जो बंदा, मैंने आपको पहले भी कहा था, मुस्कुरा रहा है, चल रहा है, बात कर रहा है, हंस रहा है, बातें समझ रहा है, वो बंदा बीमार नहीं है, वो बंदा बीमार नहीं है, वो आपको मजाक कर रहा है आपके साथ। जब वो बीमार नहीं है तो उसकी आपको गैर तभी उसकी नब्ज़ भी नहीं मिलेगी, आपको उसकी बीमारी वाली नब्ज़ भी नहीं मिलेगी। आप उसके बारे में कोई भी बात करेंगे वो आप हंसेगा आगे से, अच्छा मेरे अंदर तो ये है ही नहीं है। अगर उसके अंदर होगा भी तो वो नहीं मानेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर जी कि एकदम से नब्ज़ पकड़कर हमें, अगर इस स्टेज पर अगर हमको जादूगरियाँ करेंगे ना तो हमारी हंसी लोग उड़ाएंगे, जब तक हमारा इस फ़न में हम कामिल ना हो जाएं तो। ठीक है सर जी। अब एक बंदा कहता है, अच्छा मेरी बात सुने, बलगम में क्या होता है उस्ताद जी, रतूबत का ज़्यादती होती है, बस सीधी सी बात। उजलात में हवा खुश्की की ज़्यादती होगी और हरारत की ज़्यादती गुद्दी में होगी, ये बात समझे। एक बंदा मुझे कह रहा है कि यार मेरा नाक बहुत बह रहा है, राल मेरी सुबह से बह रही है बहुत ज़्यादा। आप मुझे अंदाज़ा लगाएं कि हम क्या समझेंगे इसके बारे में, क्या मिजाज है इसका।
क्योंकि उसमें रतूबत है, रतूबत का इखराज हो रहा है। और रतूबत असाबी गुद्दी में होती है ज़्यादा या असाबी उज़लाती में होती है। ये असाब की दो बड़ी तहरीकें हैं। इसका मतलब है एक बंदा कह रहा है साहब मुझे बड़ी शदीद कब्ज़ हो रही है, कौन सी तहरीक होनी चाहिए उसे? उसकी उज़लाती होनी चाहिए। एक बंदा कह रहा है मुझे बार बार पेशाब आ रहा है लेकिन जल जल कर आ रहा है, यार क्या मसला है उसका? वो गुद्दी होगा। एक बंदा कहता है मुझे बहुत नींद आती है सर, असाबी होगा वो बंदा। एक बंदा कहता है सर मैं तो थकने बहुत लग गया, मेरे कमर में बहुत दर्द होता है यहाँ पे, कौन सी अलामत है ये वाली? असाबी। वो बंदा असाबी है, इसको बहुत दर्दों की बहुत शिकायत करेगा, वो बंदा असाबी हो। ठीक है जनाब, ये वो कुछ ना कुछ बोलेगा भी अपने मुंह से, और कभी ये कहें तुझे मैं बताता हूँ कि तुझे क्या हुआ है, ये बात अभी नहीं कहें, अभी वो स्टेज नहीं है किसी को ये बात बताने की। उसके पहले सुन लें, जो कुछ वो बोलेगा वो डॉक्टर नहीं है, वो आपसे थोड़ी सी बात करेगा और आपको उससे क्यास लगाना है, एक अंदाज़ा लगाना है कि यार ये इसकी बीमारी किस रुख पर जा रही है। एक बंदा कह रहा है सर मेरे दाएं कान में दर्द है, दाएं कान में दर्द है, उसका मिजाज क्या होना चाहिए? दायां कान, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उस्ताद जी, ये हमारे जो 6 से हमने किए थे जिसम के, ये कौन सा हिस्सा दायां कान? दायां कान असाबी उज़लाती है, ये दायां कान है। अगर मेरे दोनों कानों में से दर्द हो रहा होगा तो मुझे कौन सी मेरी तहरीक होगी? असाबी होगी। अगर मेरे दाएं गुर्दे में दर्द हो रहा होगा तो मुझे कौन सी तकलीफ होगी? उज़लाती की। अगर मेरे बाएं गुर्दे में दर्द हो रहा होगा तो होती, यानी कि जहां मरीज ने हाथ रखा हुआ है वही उसका मकाम मर्ज है, और जहां वो तकलीफ बता रहा है आप उसका पोजीशन को समझें, उसकी डायसेक्शन को समझें और उस पर कुलिया लगाने के लिए आप तैयार हो जाएं। ठीक है सर, तो मरीज़ आपको आधा मसला खुद हल कर देता है। दूसरी बात, हमारे पास मरीज़ डॉक्टरों के थके हुए होम्योपैथिक से सबसे हो के हमारे पास पहुँचते, सारी दुनिया के काम करके हमारे तक पहुँचते हैं जब हर जगह से फारिग हो जाते हैं। ठीक है, अब वो जब फारिग होकर आते हैं तो हमें अपना मर्ज खुद बता रहे होते हैं, अजय मुझे मलेरिया है, मुझे टाइफाइड हुआ हुआ है, मुझे मोशन लगे हुए हैं। ये नहीं कि हमसे मरीज़ मर्ज पूछने की बजाय वो हमें अपना मर्ज बताता है और हमारे लिए आसानियाँ करता है। तो इंशाल्लाह अगला हमारा जो लेक्चर होगा हम आपको अमराज इनके मिजाजों के मुताबिक भी हम आपको इंशाल्लाह पढ़ा देंगे कि आपको सिर्फ मर्ज का नाम बंदा ले तो उसका जो तकलीफ़ है, जो अज़ाज में इन्वॉल्व है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है जनाब। अब एक बंदा असाबी, उसको पसीना बहुत आता है, उसकी क्या निशानी होगी? उसको पसीना आएगा लेकिन उसमें बदबू नहीं होगी, वो बंदा असाबी होगा। एक बंदा जिसके पसीना आने के बाद कहीं पे निशान पड़ जाते हैं, वो क्या होगा? पसीने के निशान पड़े आपने देखे होंगे लोगों के, वो क्या होगा? वो गुद्दी होगा, उसके नमकियात बाहर आ रहे हैं, नमक उसका बाहर आ रहा है। समझ में आ रहा है सर जी? हम इनके बंदे को अभी नब्ज पकड़ने से पहले ही तकरीबन हम उसको जज कर सकते हैं कि ये बंदा किस मिजाज का है। ठीक हो गया सर जी। अब हम बात करते हैं नब्ज की। आज नब्ज का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ते हैं क्योंकि लंबा टॉपिक है, एकदम से ख़त्म नहीं होगा, हमने क्लास भी लेट शुरू की है, लेकिन आज शुरू करते हैं। अच्छा, नब्ज क्या चीज़ है? इसके बारे में बहुत से फ़ुक़हा का, बहुत से तबीबों का, बहुत सारे उनके अल्फाज हैं उनके, लेकिन क्या है ये दिल नब्ज के जो शराइन की फड़कन का नाम है। अब शरियाने वरीदन आपने पढ़ा होगा सर, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो दिल से जो डायरेक्ट रगें बाहर आती हैं वो शरियाने हैं, और उनका मिजाज भी दिल वाला ही हुआ करता है। शरियानों का मिजाज भी दिल का मिजाज है, और जो हमारी वरीदें हैं वो हमारा खून दिल को वापस लेके जाती हैं। उनका मिजाज दिल का नहीं है, उनका मिजाज जिगर का मिजाज है। वरीदी निज़ाम हमारा जिगर का निज़ाम है, ये मेरी बात याद रखिएगा। उनका निज़ाम अलग है और इसका निज़ाम अलग है। शरियानों में खून की जो रफ्तार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कि अगर एक बंदे की शरियान या शाह रग या कोई बड़ी रग कट जाए तो बंदा मर सकता है, क्योंकि उसमें खून की स्पीड बहुत है। आज एक कुलिया समझ लीजिएगा, अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आए और तेज़ी से निकल जाए तो उससे आप कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? नहीं फ़ायदा होगा, उससे आप फ़ायदा नहीं ले सकते। आप फ़ायदा उस चीज़ से लेंगे जो आपके पास से गुजरे, थोड़ी देर रुके और आप उससे फैज़याब हों और फिर वो आपसे गुजर जाए, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचाती है। यू गॉट माई पॉइंट सर? वरीदी निज़ाम में खून की स्पीड आधी से भी आधी नहीं होती है, इसलिए किसी वरीद के कटने से हमें कोई दर्द नहीं होता। वरीद कोई कट भी, जैसे हमारे सब वरीदें हैं, यहाँ से खून लोग निकालते हैं, यहाँ खून बाहर नहीं निकलता, अंदर ही रहता है,
कट लगने के बावजूद भी, और उसकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि बंदा मरता नहीं है। और इसमें जो खून होता है, गंदा खून कहिए, कुछ खून कहिए, लेकिन वही इंसान को तकवीत देता है, मोटा करता है, सेहतमंद रखता है। तो हमारी सेहत का दारोमदार हमारी शरियानी खून पर नहीं बल्कि वरीदी खून पर है। समझ में आ गया सर आपको? और इसीलिए हमारी जो 2 तहरीकें होती हैं, 3 तहरीकें हमारी, एक जो मशीनी तहरीक है, किनाई तहरीक होती है। मशीनी तहरीक में हर चीज़ बहुत तेज़ी से जारी होती है, उसमें से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सिर्फ जिस्म को खाली कर रही होती है, बंदे को मार रही होती है। लेकिन जो फ़ायदा पहुंचाने वाली, सेहत देने वाली, तकवीत देने वाली जितनी भी तहरीकें हैं, वो सब के सब कीमियाई होती हैं। सर ये पॉइंट समझ में आया आपको? नहीं समझ में आ रहा है शरान साहब? आ गया, बस ठीक है। हमें वरीदी निज़ाम के बारे में समझने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो हमारा दिल की जो धड़कन है, ये हमें 6 मकामात पर महसूस होती है। अव्वल तो हम यहाँ पे हाथ रखें, हमें दिल की धड़कन महसूस होती है। उसके बाद यहाँ पर गोश्त कम होता है, यहाँ से जो रग गुजरती है, हमें नब्ज़ यहाँ से नज़र आती है। दूसरी बात, हमें आप किसी बदन गर्दन पे हाथ रखें, आपको नब्ज़ यहाँ पर धड़कन महसूस होगी, इस जगह पर। आप हल्का से दबा करेंगे, आपको पूरा पूरा दिल ठक 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 लगेगा यहाँ पर आके। यहाँ से कैरोटिड आर्टरी ऊपर जारी होती है। फिर आप देखें, हमारे ये टखनों पे आप इधर हाथ रखें, आपको यहाँ पर पूरी पूरी धड़कन महसूस होती है। फिर आपने कुरान पाक में पढ़ा, कूंचे काट दी सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की, वो कूंचे यहाँ से तो होती हैं, वो इधर से भी रगें जा रही हैं, अगर वो कट जाए तो बंदा मर जाता है। ठीक हो गया। फिर आप ये देखें कि इसके अलावा एक ख़ास जगह मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे नॉलेज में कल परसों ही आई थी, कि हमारे जो उज़्व तनासुल होते हैं उसके आसपास भी रगों की डायरेक्ट एक नाली आती है जो वहाँ से गुजरती है और जो उसको डायरेक्ट खून देती है। उज़्व तनासुल को मर्द के डायरेक्ट खून दिल से रगें लेकर आती हैं। ये मेरे पे 2 दिन पहले एक इंकिशाफ हुआ। ठीक है सर जी, वहाँ पर भी रगें महसूस करती हैं, धड़कन महसूस करवाती हैं वो आपको। फिर आप अपने कानों के पीछे हाथ रखें, आपको यहाँ धड़कन महसूस होगी। ये वो जगह हैं जहाँ पर आप किसी बंदे की धड़कन को महसूस कर, यहाँ पे आप हाथ रखें, आपको यहाँ धड़कन महसूस करवाएंगे। जितने लोग एलोपैथी के बीपी चेक करते हैं, वो धड़कन यहाँ से महसूस करते हैं, स्टेथोस्कोप वो यहाँ रखते हैं, वो इसका मतलब यहाँ पर भी शरियान है। ठीक है, ये वो शरियानें हैं जो हमारे जिस्म के ऊपरी हिस्से में नज़र आती हैं, जिनको अगर हम टच करें तो हम किसी बंदे की दिल की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब? अच्छा, क्योंकि किसी के गर्दन को पकड़ना, किसी की टांग को पकड़ना ये एक मुनासिब फेल नहीं है, तो फिर हम क्यों ना उसकी उस जगह पे हाथ रखें जो उसको अगले को भी एतराज़ ना हो और हमें भी जज करने में आसानी हो, तो फिर हम उसकी नब्ज़ पे हाथ रखते हैं। अभी जैसे हमने एक चीज़ को जज किया कि नब्ज़ दिल की धड़कन को बताता है, शरियान है, क्योंकि ये वरीद नहीं है, शरियान है, और आपको वरीद में धड़कन का एहसास ही नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये वरीद है ना, हाथ रख के देखिए, ये बिल्कुल साइलेंट होगी, ये नहीं बोलेगी, बोलती सिर्फ शरियान है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें शरियानों को जब ढूंढना है, शरियानें जो हैं वो दिल की धड़कन के साथ जुड़ी हुई हैं। अब टोटल 3 कंडीशंस हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज़ होगी, बहुत स्लो हो जाए, या धड़कन उसकी कमज़ोर हो जाए। तेज़ होना, कम होना या कमज़ोर हो जाए, यही 3 चीज़ें पूरी आपको नब्ज़ में नज़र आती हैं। ठीक हो गया सर जी? यही हम चीज़ें देखते हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर को नब्ज़ देखनी आए ना आए, वो नब्ज़ पे हाथ ज़रूर रखेंगे आपको सिर्फ दिखाने के लिए, उनको पता कुछ चले या ना चले, लेकिन वो हकीमों की तरह नब्ज़ पे हाथ ज़रूर रखेंगे। लेकिन हकीमों का पूरा जो ज़ोर है, उनका जो फ़न है, वो इसी पर खड़ा हुआ है, नब्ज़ के ऊपर। आपको टेस्ट करवाने की इजाज़त नहीं है, आपको पट्टियाँ करने की इजाज़त नहीं है, आपको उनका खून का टेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ नब्ज़ देखकर सारे पुलिये इसके ऊपर आपने लगाने हैं, बीमारी के भी, सेहत के भी, एतदाल के भी, और वरम के भी, और सोजिश के भी। तो हाँ, बिल्कुल कर। जैसे एक बच्चा है, अगर वो सुस्त चल रहा है तो वो कमज़ोर नहीं होता, वो ढीला होता है, ख़ुद से जानबूझकर स्लो चल। अगर वो भागने पे आए, आप उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसमें इस्तिताअत भागने की है, अभी वो स्लो चल रहा है। जैसे बच्चा सुबह नहीं उठना चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता, पापा मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं जाता, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, वो नहीं जाना चाहे, वो सुस्ती दिखा रहा है, वो होता नहीं है। लेकिन जो एक ज़ईफ़ आदमी जब चलता है तो उसके अंदर परमानेंट तौर पर एक सुस्ती और ज़ौफ़ जो है वो आ चुका होता है। उसके चलने में जो सुस्तीपन आती है वो एक परमानेंट अंसर है।
परमानेंट, और जो बच्चे में है वो अभी वैसी उसने एक्टिंग की है उसने, बच्चे ने भी। ठीक है जनाब, अब यहाँ तक क्लियर है सर जी। अब हम जब नब्ज़ देखते हैं सर जी, तो उसमें हाँ सर सिंपल सी बात है, एक कानून याद रखिएगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि वजअलना मिनल माइ कुल्लि शैइन हय्य, हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया है। यानी कि जिस चीज़ के अंदर भी पानी मौजूद है वो चीज़ ज़िंदा है, और जिस चीज़ के अंदर हरारत बाकी है तो वो चीज़ ज़िंदा है। जिस चीज़ में ये दो चीज़ें नहीं हैं तो वो चीज़ डेड है, वो चीज़ डेड है। अब इस पेन के अंदर ना हरारत है ना रतूबत है, तो ये डेड है। ये खिड़की है, ये प्लास्टिक है, इसमें कुछ भी चीज़ ना हरारत है ना रतूबत है, तो ये डेड है। हमारे बाल बिल्कुल डेड हैं, इसे काटने से दर्द नहीं होता, नाखून काटने से दर्द नहीं होता, लेकिन इसके पीछे जो जगह है इनमें हरारत भी है और रतूबत भी है, तो काटने से दर्द होता है। तो ज़िंदगी नाम है रतूबत और हरारत का, और जिसमें नहीं है तो अब ये देखें, जब शराइन जब हमारी जब फैलती हैं तो हरारत जिस्म में बढ़ जाती है। शराइन के दिल के धड़कना और कम होना, बंद होना और खुलना, ये इंबिसात है और ये इनकिबाज है। जब वो एक दिल एक बार धड़कता है, जब वो फैलता है तो उसमें हरारत बढ़ी हुई होती है, लेकिन जब एक वो दिल अपने वापस आता है तो उसमें हरारत की कमी होती है। ये हरारत की ऊंच नीच जो है ना जी, एनर्जी की ऊंच नीच जो है, यही दिल को चलाती है। आपने इसी चीज़ देखी, इसी चीज़ में क्या दिखाते हैं, यूं ये क्या मतलब है, एक हरारत ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, एनर्जी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वो ये बता रहे हो। तो ये हर पल्स के ऊपर, हर एक बीट के ऊपर हरारत की कमी और बेशी हमारे जिस्म में चलती है, और हमारे जिस्म में तमाम निज़ाम लहरिएदार निज़ाम पर बेस्ड हैं। कोई चीज़ रेगुलर नहीं है, लहरें आती हैं हर चीज़ की, खुशी की भी, मायूसी की भी, हैरान नहीं होने की भी, हर चीज़ की भी लहरें हमारे ऊपर आती हैं। ठीक है सर जी, तो ये हमारे साथ ये दो चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको। नब्ज़ देखते वक्त आप सबसे पहले, हम मिजाज को जब आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले उसका मुकाम देखते हैं। हाँ, इनके साथ खुलना है, इसका खुलना, और इनके बाद जो है वो बंद होना उसका। बंद होने में हम उसको क्या, किस तीन चीज़ हमने पढ़ी है ना, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि नब्ज़ में हमारे पास तीन चीज़ें, या तो वो वाले तौर पर ऊपर चलेगी, अभी हमने ये बोला भी नहीं, अभी पढ़ना है, वो भी हमने करना है। 5 मिनट के लिए अजान के वक्त पर करना है। नब्ज़ की कुछ, जब आप देखें, एक बार ये बात याद रखिएगा, एक वो चीज़ है जो आप आवाम से डिस्कस करते हैं, एक वो है जब आपका वास्ता किसी हकीम से पड़ता है। जब आपका वास्ता किसी हकीम से पड़ता है तो वो अपने टर्मिनोलॉजी में आपसे पूछेगा, तुमने क्या चेक किया, इसका आला क्या चेक किया, तो कवाम क्या चेक किया, तो तहरीक क्या चेक किया तुमने। वो जो जानता है वो आपसे टेक्निकल बात में, सवाल में बात करेगा। जो आम बंदा, उसको आप कुछ भी कहें, उसको कोई लेना देना नहीं है। असाबी गुद्दी क्या तो गुद्दी असाबी क्या, उसको कुछ टच नहीं है उसका इस चीज़ों से। ठीक है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज आना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब पहला चीज़ है उसको हम आला कहते हैं। आला का मतलब है ये, आप उसको मुकाम से समझें। मुकाम क्या बताता है कि बंदे का मिजाज क्या है। अभी हमने जितनी बातें देखी वो थे मिजाज समझने की कोशिश की हमने। अब हम किसी बंदे के हाथ रखते हैं उसके नब्ज़ पर। अब नब्ज़ रखने की पहले जगह देखें। सर, ये अगर मेरा दायां हाथ है तो एक उंगली यहाँ से आप छोड़ दीजिए, एक उंगली यहाँ से फासला छोड़ दीजिए, और यहाँ चारों उंगलियाँ अपने बराबर यूँ रख दीजिएगा।
ये ही रखने की जगह है। और टटोलना पड़े तो टटोल लें, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे नब्ज़ मिलती है, कुछ की आगे मिलती है, किसी की सेंटर में होती है। टटोलने में कोई हर्ज नहीं है। और आपने उसका सिर्फ अच्छे तरीके से उसको चेक करके चारों उंगलियाँ उस पर रखने की कोशिश करें। स्ट्रेट उंगली रखें, अंगूठा उसका ऊपर रखें बंदे का, और हाथ उसके सीधा रखें और यूँ उठा के रखें। आप इस बात को समझिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर एक मरीज़ का हाथ यूँ नीचे की तरफ लटका हुआ है, आपको उसकी हरकतें कुछ नब्ज़ की और मिलेंगी। एक बंदे ने हाथ यहाँ रखा हुआ है, आप उसकी नब्ज़ चेक कर रहे हैं, तो आपको उसका मुकाम कुछ और मिलेगा। जो बिल्कुल मोतदिल मिजाज की जो नब्ज़ है वो यूँ देखी जाती है कि यूँ हो, और बंदे की जो नब्ज़ है उसके बिल्कुल दिल के सामने आ जाए, उसका हाथ जो है उसके दिल के सामने आ जाए, ये उसका मुकाम रखते हैं जी उसका। ठीक हो गया। अब मुकाम क्या है कि अगर आपको बिल्कुल ऊपर ही हाथ रखने से ऊपर ही नब्ज़ महसूस होना शुरू हो जाए तो वो नब्ज़ उजलाती होती है। बस ये मोटा सा कानून, ऊपर ही हाथ रखने से नब्ज़ महसूस हो जाए तो वो उजलाती होती है। हल्की से दबाने से महसूस हो तो वो गुद्दी होती है। बहुत दबाने से महसूस हो तो वो बंदा असाबी होगा। बस ये आपने पहले आइडेंटिफाई करना है, ये मुकाम है। अभी आपको अगर किसी को चेक करना है तो आपको ये नब्ज़ उजलाती मिलेगी, बिल्कुल टॉप पे मिलेगी। आप चेक करें इसको, ये उजलाती नब्ज़ ऐसी होती है बेटा। सर आप भी चेक कर लें। ठीक है उस्ताद जी, ये आपको से पहचान बता रहे हैं कि ऊपर ही मिलेगी, दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और ऊपर अपनी स्पीड से मिलती है। ये सब उजलाती है। अभी हम आपको ये नहीं बता रहे कि उजलाती गुद्दी है या उजलाती है साबिस की तरफ अभी हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है सर, आपको अभी आपको महसूस, आप भी चेक कर लीजिए मुफ्ती साहब। थोड़ा सा हाथ पीछे रखिए, आपका हाथ थोड़ा सा आगे है, इस साइड पर रखिए। हाँ, यानी सारी उंगली पर ये सिर्फ ऊपर इसका अभी मुकाम सिर्फ बता रहे हैं आपको। ऊपर ही रखने से अगर नब्ज़ महसूस हो जाए तो वो बंदा उजलाती है। हल्का सा दबाने से महसूस हो तो वो गुद्दी है, बहुत दबाने से महसूस हो तो वो असाबी है। बस आपने मिजाज यहाँ से आइडेंटिफाई किया। फिर मेरा स्टेज भी ऐसी है, मेरा मुकाम अभी ऐसा है, नहीं तो मैं वहाँ बैठूंगा तो सिर्फ सुनूंगा। ठीक है जनाब। सर सबसे टॉप पर क्या चीज़ होगी? उजलात। सर दरमियान में क्या होगा? गुद्दी। और सबसे नीचे क्या चीज़ होगी? असाबी। ठीक है जनाब। बस अगर आपने ये काम भी कर लिया ना तो समझे कि आपने तशखीस तकरीबन कर ली है उस बंदे की। ये आसान सा एक फार्मूला, ये पहला कानून आप याद रखें। अगला कानून, इससे आपको क्या पता चलता है जी? मिजाज का। ये आपका जो पीछे से आप जो चेक करते आ रहे थे, अब आप उसकी तस्दीक करेंगे। ठीक हो गया जनाब। अगला पॉइंट पढ़ें इसका। तो आला से आपको सिर्फ मकाम से सिर्फ मिजाज की तशखीस हो जाएगी। अब क्योंकि बीमारियां किस किस चीज़ की है? हरारत के बढ़ने की, रतूबत के बढ़ने की, खुश्की के बढ़ने की। अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। अगली स्टेज क्या है जी? सर जी अगला लफ्ज़ है मिकदार का। मिकदार क्या है कि कितनी लंबाई है, तवालत कह लें। बिल्कुल जो छोटी नब्ज़ देखें, अब शुरू से करें। छोटी नब्ज़, लंबी नब्ज़, यानी कि तीन हमने इसके डेफिनेशंस देख ली। जो बिल्कुल जो शुरू में आएगी, जो एक उंगली के नीचे महसूस होगी, वो कौन सी नब्ज़ होती है उस्ताद जी? वो असाबी होगी। और जो दो तो उंगली से ऊपर जा रही होगी वो क्या होगी? उजलाती। शाबाश। और जो बहुत तवील नब्ज़ होती है वो गुद्दी होती है। हाँ, यानी कि आप लंबाई को चेक करें। मैं मिसाल देता हूँ। ये समझें कि आपने मेरे हाथ में हाथ रखा, आपको यहाँ पे धड़कन महसूस हुई, यहाँ नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई। अब ये लंबाई आप देख रहे हैं। पहली उंगली किसी धड़कन महसूस हुई, दूसरी में नहीं हुई, तीसरी में नहीं हुई, तो मेरा मिजाज क्या होगा? असाबी। अब इसमें दबाने की जगह नहीं, दबा के चेक कर रहे हैं, ऊपर चेक कर, ये चीज़ नहीं बता रहे, सिर्फ तवालत आप देख रहे हैं। अगर तवालत एक उंगली के बराबर है तो असाबी, दो उंगली के बराबर है तो उजलाती, तीन उंगली के बराबर है तो गुद्दी। बस
तवील नब्ज, हरारत, ये किस चीज़ की पहचान है? ये हरारत की पहचान है जी। यानी कि अगर आप मिकदार किसी चीज़ की चेक करेंगे तो आप हरारत को जज करेंगे, इस बंदे में किस चीज़ की कमी, हरारत की कमी है। जिसकी असाबी होगी उसमें हरारत की बहुत कमी होगी, असाबी नब्ज में हरारत की कमी होगी। किसी की गुद्दी नब्ज मिलेगी उसमें हरारत की ज़्यादती होगी, और जो बंदा उजलाती होगी उसमें दरमियानी से आपको हरारत मिलेगी। आपको ये दूसरी चीज़ पहचान करवा रही है। तो हकीम को जज क्या करना है? हरारत को, रतूबत को और उसके मिजाज को आइडेंटिफाई तो करना है, खुशकी को तो देखना है। सर ये क्लियर हो गया? आगे करूँ? लंबाई नहीं, उसमें तो वो दरमियान में आ रही है ना दोनों के। देखें, हमेशा हम जो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे ना मुफ्ती साहब, जिस चीज़ सेंटर में इसका नाम आएगा ना वो एतदाल में होगी। जैसे हमने पहले मुकाम देखा, जो ऊपर था वो इंतहाई ऊपर, जो नीचे है वो इंतहाई नीचे, और जो दरमियान में है वो, अब हमने क्या कहा, जो बिल्कुल ऊपर है वो उज़लात हमने कह दिया, जो दरमियान में खुद ही कह दिया, तो सबसे नीचे हमने उसको असर उज़लाती। बस थोड़ा सा दबाने से पता चला तो ये हमारे पास आगे गुद्दी बहुत नीचे चला गया, और नीचे जा रहे, मालूम ही हो रही, आई नहीं रही, तो ये आसान। उसको गुम नब्ज भी कहते हैं, असाबी नब्ज को गुम नब्ज भी कहते हैं। आपको उसकी नब्ज ढूंढने से भी कई दफ़ा नहीं मिलती। ठीक हो गया जनाब? ये आपने एक चीज़ देखी। अब आप तवालत देख रहे हैं, अब आप मकाम को छोड़ दें, अब आप उसकी लंबाई चेक करें, या एक उंगली के नीचे, दो उंगली के नीचे, तीन उंगली के नीचे, ये चार उंगली के नीचे, एक उंगली के नीचे तो वो असाबी, दो की उंगली के नीचे के दरमियान आ रही है तो वो उजलाती, और तीन से चार की तरफ जा रही है तो वो गुद्दी है, वो हरारत की पैमाइश कर रही है। बिल्कुल वो हरारत की पैमाइश है। बस ये आपने याद रखना है। आगे चले सर। अगला है जी कुरा। कुरा का मतलब क्या होता है? ठोकर। ठोकर यानी कि ठोकर कैसी है नब्ज की? एक होती है बहुत सख्त ठोकर, थोड़े वाली, ठक 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 ठक। एक होती है बहुत हल्की मुर्दार, और एक होती है दरमियानी सी। क्या क्या नाम देंगे इसको? कुरा को क्या क्या नाम देते हैं? एक होती है कवी, एक होती है ज़ईफ़, और एक होती है मोतदिल। सर हम हकीम जो लोग हैं, हम ज़्यादातर इस नब्ज़ को ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं कुव्वत बाह के अमराज के लेकर आते हैं, तो उनमें कुव्वत हैवानी को जज करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। कुव्वत हैवानी, दिल की रूह, जो रूह होती है हमारी, उसको रूह हैवानी कहते हैं। हमने पहले पढ़ चुके हैं इसको। ये जो रूह हैवानी है उसकी जो सख्ती होती है, उसके अंदर जो जान होती है, वही कुव्वत बाह को रिप्रेजेंट करती है। आज मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, मैडम भी बैठी हैं, हमें माज़रत के साथ ही हमारा टॉपिक ही ऐसा है, आदमी के अंदर शायद खूबसूरती की कोई चीज़ ना हो और औरतों में शायद खूबसूरती की सैकड़ों चीज़ें होंगी। उसकी आंखें भी आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, उसके बाल भी आपको अच्छे लग सकते हैं, उसके होंठ भी आपको अच्छे लग सकते हैं, उसकी और जिस्म के बहुत से इससे आपको कशिश में ला सकते हैं, लेकिन आदमी में कोई कशिश महसूस नहीं। आदमी के लिए आदमी में कोई कशिश नहीं है, लेकिन आदमी के अंदर औरत के लिए जो कशिश है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके इस एक फैक्टर के ऊपर बेस करती है। जब तक जिस बंदे की कुव्वत हैवानी, रूह हैवानी और उसकी सेक्स की पावर उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर मनी मौजूद है उसके जिस्म के अंदर, ना वो कभी बीमार होगा, ना वो कभी किसी की नज़रों से कभी गिरेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये बहुत सही बात है। इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, इस कुव्वत को बचाना और कायम रखना और थोड़ा सा इसको बढ़ाना, ये हमारा यही हकीमों का बड़ा काम है, जिसके लिए हम बड़े बदनाम भी हैं, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जनाब। कई लोगों को हमने घर जाते हुए डरते हुए देखा, वो घर नहीं जाते कि घर से जाके बेइज्जत हो जाएंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो घर अपने घर नहीं जाते, रातों को बाहर 2-2 बजे तक बाहर रोडों पे खड़े रहते हैं। नहीं, उसकी भी एक वजह नफ्सियाती है, मैं उसकी वजह भी बताऊँगा। अच्छा सर जी, सर अगर कुव्वत हैवानी किसी की चेक करनी हो तो कुरा चेक करेंगे। कुरा समझ जाए, ठोकर, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग ठोकर होगी ना, वो बंदा बिल्कुल परफेक्ट होगा। और जिसके अंदर ठोकर लग ही नहीं रही है, आपको थोड़े की तरह बल्कि महसूस ही नहीं हो रही है, नब्ज़ बहुत डिम जा रही है, तो उसके अंदर उतनी ही कुव्वत हैवानी की कमी है। आप इसको
30% आप समझें, क्योंकि हम टोटल 3 पैरामीटर्स पे चेक कर रहे हैं। ये 33% है इसका, एक ये 33% ये वाला है, ये 33% इसके अंदर ये वाला है। अगर एक बंदे में सर जी 99% अगर उसमें हरारत होगी, उसमें अगर उसके अंदर वो कभी अगर उसकी नब्ज़ मिलेगी आपको, तो उस बंदे को कभी भी कोई माजून, कोई टाइमे के कैप्सूल, कोई इसको मकवियात नहीं देते, नहीं देते उस शख्स को। नहीं तो वो उल्टा होकर गिरेगा, उसको क्या तकलीफ होगी, हार्ट अटैक से मरेगा साला आगे माजून खा के। वो किसी 3 नंबर बंदे को, किसी 4 नंबर बंदे को कभी भी कोई ये व्याग्रा श्याग्रा ये दवाइयाँ नहीं देते। ठीक हो गया सर? कुरान से समझ आ रहा है हम क्या चीज़ चेक करते हैं? कुव्वत हैवानी, ये हम यहाँ से चेक करते हैं। कुरान अगला टॉपिक क्या है जी? ज़माना हरकत। एक बंदे की देखें अब, एक दिल का धड़कना क्या है? मेरा हाथ देखिए, ये पूरा धड़का बंद हुआ, फिर ये खुला, ये पूरी धड़कन है। इसको हम पूरे एक सर्कल कहते हैं, पूरा साइकिल कहते हैं। अगर ये यूं करें, इनका पूरा बंद भी ना हो फिर खुल जाए, पूरा बंद भी ना हो, पूरा खून को धक्का भी ना मारे और पहले ही खुल जाए, अगर ऐसी कंडीशन हो कि दिल पूरी धड़कन को नहीं कर रहा, तो सर उसको हम क्या कहते हैं? हरकतें। आप ये देखेंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं कि ज़माने हरकत देखते हैं। ज़माने हरकत यानी कि उसकी नब्ज़ की जो धड़कन है वो उसकी हरकत मुकम्मल है या आधी है। ऐसे नब्ज़ बार बार ऊपर लग रही है, वो इनकम्प्लीट धड़कन है उसकी, पूरी तरह नीचे जा रही है, पूरी तरह ऊपर आ रही है, पूरी तरह नीचे जा रही है, पूरी तरह ऊपर आ रही है, उसका ज़माने हरकत पूरा सही है। सर मैं आपसे कर्ज करता हूँ, आप मुझे बताएं एक नॉर्मल बंदे का 25 साल की उम्र के बंदे का 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है? 72 बार, 72 मरतबा 1 मिनट में। लेकिन वो उम्र के साथ है, 25 साल बंदे की उम्र होनी चाहिए। हाँ, एक बच्चा है तो उसकी उम्र, उसकी जो धड़कन है वो 120 से ऊपर चली जाती है। ठीक है, एक बंदा ज़ईफ़ है तो उसकी 50 से भी नीचे जा सकती है। इसका मतलब है हम उसको म्यार तो रखेंगे ना। अब म्यार में आपने मरीज़ की उम्र को सबसे पहले जज करना है और उसकी जिन्स को सबसे पहले देखना है, उसके बाद जाके ज़माने हरकत को आपको समझ में आएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? जिसको बंदे को बहुत तेज़ी से सांस आ रहा है, इसका क्या मतलब है? उसको क्या मसला है? उसको ऑक्सीजन की कमी है। उसको पढ़ते कैसे हैं हम उसको? सर उसको पढ़ते ये हैं जिसकी नब्ज़ इनकम्प्लीट है, उसका मतलब है उसमें नसीम की, उसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसको अभी फ्रेश एयर की और ऑक्सीजन की उसके जिस्म में अभी कमी है। और ये हवा है, हवा जिसको हम सौदा कह लें, आप उसको खुश्की कह लें, यानी कि उसकी कमी बेशी हो रही है उसके अंदर। उसकी भी 3 टाइप्स हैं, बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत स्लो टाइम दे रहा है और एतदाल, यानी कि 3 चीज़ें आपको हर जगह में मिलेंगी, तेज़, बहुत कम और दरमियानी चीज़। तो ज़माने हरकत से हम क्या चीज़ जज करते हैं सर? हवा। हवा क्या उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं? ऐसे बंदे को आप बंद कमरे से निकालने का मशवरा देंगे, हवा में बिठाएंगे उसको ठंडे ठंडे पंखे जलेंगे, उसको एसी के सामने बिठाएंगे, तब उसको जाके सांस आएगा उस बंदे को। ठीक है, तो ये एक ऐसी कैफियत होती है जो आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी और फेफड़ों के अमराज बताती है। जिन लोगों के फेफड़े ऑक्सीजन को सक ही नहीं कर सकते, उनका सांस तो फूलेगा ना जी। उसका रगें ही तंग हो गई, उसका सांस तो फूलेगा ना, तो उसका इम्पैक्ट उसकी रगों पर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये बीमारियां भी बताते हैं। ठीक हो गया सर? अब इसमें कौन सी होती है? सुरी, मोतदिल, बताइए, ये 3 नाम है जी इनके। ज़माना हरकत में अगर आप देखेंगे तो आपको सुरी नब्ज़ मिलेगी, सुरी का मतलब बहुत तेज़ी से चलने वाली, सुरत वाली, और मोतदिल मिलेगी, और फिर आपको बतई मिलेगी। बतई की मतलब बिल्कुल ठंडी और ना महसूस होने वाली, कि उसके अंदर हरकत का पता ही नहीं चल रहा। ये एक और तीसरी टाइप की नब्ज़ होती है। अच्छा, आज हमने क्या चीज़ें देखी जी? हमने कौन से पहले मुकाम देखा, मुकाम ने हमें एक चीज़ सिखाई कि ये बंदे का मिजाज ये है। उसके बाद हमने उसकी तवालत देखी, तवालत चेक करनी हमें पता चली कि लंबाई से चेक करते हैं उसको। उसके बाद फिर उसमें हमने क्या जज किया? हरारत को जज किया वहाँ पे, पहले को मिजाज में, दूसरे को हरारत में। और कुरान से हमने क्या सीखा?
किसी का कुरा बहुत मजबूत हो तो कुव्वत हैवानी उसमें कितनी है, ठीक है, ये भी हमें चीज़ जज करने को मिलेगी। और जो चौथी चीज़ क्या थी, कुरा, कुरे से हमने क्या चीज़ जज किया, कुरा तो देख लिया ना हमने, ये ज़माने हरकत, ऑक्सीजन की कितनी कमी है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है हमारे जिस्म को, तो इसकी कमी को जज करते हैं। बत्ती बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी है उसके अंदर, बिल्कुल, यानी कि ठंडी मिजाज की, उसकी ऑक्सीजन पूरी है उसके अंदर। हाँ, जिसमें बिल्कुल नहीं है वो सुरी है, वो भी फड़क रही है। वो फड़क किस लिए रही है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। नहीं, सर वो मुकाम तो मुखफ़्फ़स में आएगा, मुशर्रफ और मुखफ़्फ़स वो भी आप बाद में पढ़ेंगे। इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, बतई को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, जिसकी सुरी नब्ज़ होगी उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक हो गया, चलें जी आगे करें। सर इसको नहीं, जगह नहीं बच रही ना जी फिर। कवामे आला, ये आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कवामे आला का। इसका मतलब क्या होता है कि आपको किसी की जो नब्ज़ है बहुत रस्सी की तरह तनी हुई मिलती है, उसके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सुलभ। इसके ऑपोजिट क्या चीज़ होती है, बिल्कुल नरम, उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लयन का, लयन, लयन। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ जी। इससे हम खुश्की चेक करते हैं जी। इसका म्यार क्या है, खुश्की। बहुत तनी हुई नब्ज़ होगी किसी की तो वो इंतहाई खुश्की लिए भी होगी, और जिसकी बिल्कुल डगमगाती हुई नब्ज़ होगी, सख्ती बिल्कुल नहीं होगी, वो लयन होगी, और जो दरमियान में होगी वो उसके टाइप्स होगी। इसमें इससे हम क्या मालूम करते हैं, किसी इंसान के अंदर खुश्की का म्यार जानते हैं। सख्त रस्सी, खिंची हुई रस्सी को सुलभ कहेंगे। जी पता कैसे चलेगा, हाँ, जैसे एक रस्सी होती है, अगर आप रस्सी को खींच के रखें, जितनी वो टाइट होती है ना वो सुलभ है, आप उसको ढीला पकड़ें वो लटक जाती है। जो लटकी हुई नब्ज़ होती है वो लयन है, और जो खिंची हुई नब्ज़ है ना जी वो सुलभ होती है। मैं किसी बंदे की कैसी नब्ज़ आपको दिखाऊं, तुम इधर आओ, तुम अपनी नब्ज़ दिखाओ सर, तुम्हारी नब्ज़ कैसी है। अच्छा, ये देखें, ये बच्चा, पहले आप इसकी देखें, इसकी उम्र क्या है, चलें, अच्छा 20-22 साल। आप ये बताएं कि इसका जो शक्ल क्या बताती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इसकी नब्ज़ क्या बताती है, ये कौन से मिजाज का बंदा है, इसका चेहरा चौड़ा है, गोल है या पतला है, अल्लाह आपका भला करे, पतला है, इसका पेट बहुत निकला हुआ है, नहीं, इसका मतलब है हम देखने से क्या अंदाज़ा लगाएंगे। अच्छा, आप तुम बात करो, कोई बात करो, इनसे कोई बात करो, सलाम करो सबको। अच्छा, इसकी आवाज़ बहुत ऊंची है, दबी हुई है, हाँ, लेकिन इसका ताल्लुक उज़लात का असाब के साथ। अब बात समझ में आ रही है आपको, और इसकी एज के लिहाज से भी उसको उज़लाती असाब ही होना चाहिए, ये अनमैरिड है। आप इसकी नब्ज़ चेक करें, आप इसमें आपको सख्ती मिलती है कि नहीं मिलती। सर आप ये देखें, अच्छा पहली बात, दायां हाथ उज़लाती होता है, बायां हाथ गुद्दी होता है। अगर ये लड़का है तो हमें इसकी दाईं नब्ज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए, और हमें इसकी बाएं, क्योंकि ये गुद्दी नहीं है, हमने मिजाज देखा, इसके बाल देखे, अब बालों में खुश्की है कि नहीं, देखें बाल खुश्क लग रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसके बाल यहाँ से गिरना शुरू हो जाएंगे, इसके पैसे आ जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे, बाल गिर जाएंगे, ये कम अज़ कम होने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, आप ये देखें, अब आपको उसके चेहरा, कान सब इत्तेदाल में लग रहा है, इसका मतलब है कोई भी तहरीक इत्तेदाल में होगी तो वो बीमारी की तहरीक नहीं होती। कि किसी भी मिजाज में आप ठीक होंगे, वो इत्तेदाल से बढ़ा हुआ नहीं है या घटा हुआ नहीं है तो बंदा ठीक है। अब इसकी नब्ज़ चेक करें। अब आपने इसमें अभी तक हमने जो 5 चीज़ें जो पढ़ी हैं ना जी, कौन कौन सी, मुकाम, इसका पहले आप वक्फे से सारे के सारे लोग इसका पहले मुकाम चेक करें।
आपने पहले सोच लिया इसकी आंखें ऐसी हैं यार, ये बंदा उजलाती है नहीं है, अभी ये बंदा बीमार नहीं है, अभी आप इसकी सिर्फ और सिर्फ तबई तहरीकें देख रहे हैं, गैर तबई कोई अभी हम मर्ज वाली तहरीकें अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम आपको सिर्फ सेहत वाली चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको उससे आप कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा यार ये बीमार था, ये तो सेहतमंद है। ठीक है, चलें अब आप इसका मिजाज चेक करें। अच्छा बात सुने, अभी सिर्फ आपने चेक करके बताना है और उन्होंने को कंफर्म भी करना है। फिर पहले मुकाम चेक करें, कोरा चेक करें, इसकी लंबाई चेक करें और ये सब चीज़ें मुझे बताएं, 5 चीज़ें। और एक बात और सर, शाहरान साहब, साबिर साहब तकरीबन 3 मिनट तक नब्ज़ देखते थे किसी बंदे की, कोई जल्दबाजी नहीं करें फिर देख के फ़ौरन हटा दें, ऐसा कुछ नहीं। अभी आपने 9 मुकामात पे नब्ज़ को चेक करना है और जैसे 36 ठोकरें कम से कम पढ़नी है आपने इसकी। तब जाके एक हुक्म लगाना है। और ये आपने चारों चीज़ों को अलग अलग चेक करना है, मुकाम, लंबाई, ठोकर, ठीक है, सूरत, कवाम आला। अभी आप ये चेक करके मुझे बताएं। और इसी से घबराए नहीं, यकीन करें हमारे सामने किसी का हाथ आता है हम घबरा जाते हैं, यार हम कैसे किसी को बताएंगे यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आप इसका हाथ पकड़ें, यहाँ से भी इसको भी चेक कर लें पहले। बटन खोल दे भाई। अब आप बताएं हमें, जो ठोकर एक जगह पे कम मिले, ये भी एक असूल याद रखिएगा, इसमें ठोकर कम महसूस हो रही है, इसमें ठोकर ज़्यादा महसूस हो रही है। जिसमें ठोकर ज़्यादा महसूस हो रही है उसको फौकियत देंगे, उस नब्ज़ को फौकियत देंगे जहाँ पे ठोकर स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर कमज़ोर है उसको नज़रअंदाज करेंगे, उसको नज़रअंदाज करेंगे। लेकिन जिसमें क्लियर चीज़ें आपको रीडिंग करनी आ रही हैं उस नब्ज़ पे आप खड़े हो जाएंगे। ठीक है सर, सही है। अच्छा चलें आप और किसी से भी क्या बात करके देखते हैं, अभी डरे नहीं कभी भी। असल में एक बार हमें बड़ा अफसोस वाला मुकाम पेश आया था। सर भी हमारे साथ थे, हाफिज़ साहब मोहम्मद अली साहब हमारे साथ थे, सर भी हमारे साथ थे, शायद मेरा ख्याल है। बड़ा अजीब वाक़या पेश आया था। हम मुल्तान गए थे सारे, और आज से 4 साल पहले की बात है, साथ याद है 2019 की बात है। अफसोस का मुकाम था, हम एक पार्क में सारे घूमने के लिए गए। वहाँ का जो मैनेजर था उसका जो बाग का, वो इनका हकीम साहब का कोई जानने वाला था। अब उसको पता चला कि इतने हकीम आए हैं, तो वो उसने कहा सर मैं बड़ा बीमार हूँ, मेरी नब्ज़ चेक करें। खुदा का करना ऐसा हुआ, वहाँ पे हम 15-16 हकीम थे, 15-16, और सारे ही सेमिनार में अटेंड करने के लिए गए हुए थे। अब होना क्या चाहिए था, सबकी तशखीस एक होती। 14 बंदों ने 14 बार उसके बंदे की नब्ज़ें देखी और सब ने उसके बारे में अलग अलग राय थी। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, और सुनने वाला दिखाने वाला भी पागल हो गया, और जो सुनने वाले थे वो तो हो ही गए पागल। लेकिन शर्मिंदगी की बात ये थी कि उनको इतना समझ में नहीं आ सका किसी एक बंदे को कि इसका मिजाज क्या, इसकी तहरीक ही क्या चल रही है, इसका मर्ज ही क्या आ रहा है। और हकीम है सारे के सारे दवा खाने चला रहे हैं और कई सालों से काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और एक बंदे के ऊपर उनका इत्तेफाक नहीं हो सका। यार कितने अफसोस की बात। जो हमारी बुनियाद है उनको वो ही समझ में नहीं आएगी तो क्या करेंगे। ये अफसोस का मुकाम है। और यकीन करें, मैं आपको सच कह रहा हूँ, हमारे लिए उस वक्त बड़ा मुश्किल मरला होता है जब कोई बंदा, अपना ही कोई भाई हमारे अपनी नब्ज़ रख देता है, 10 मिनट क्यों है, हम उसको हाथ देखते हुए डर रहे होते हैं, नहीं बताते, क्योंकि हमें खुद पे पता ही नहीं होता कि हम इसको चेक क्या करेंगे इसके अंदर से। नब्ज़ बोलती है, नब्ज़ बात करती है आपसे, आपको उसकी बोली तो समझ में आए। तो मेरा ख्याल है कि इन 5 पैरामीटर्स पे जब आप चलेंगे, या अभी तो 4 और भी पैरामीटर्स हैं उसको चेक करने के, लेकिन आप इनसे ही कम से कम इतना तो जज कर लेंगे यार कि बंदे का मिजाज क्या है यार, इतना तो कम से कम समझ लें आप। उसके बाद आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आपको तजर्बे से सामने आएंगी। जब तक आप बहुत सारे लोगों की नब्ज़ें नहीं देखेंगे, बहुत से लोगों से आप मिलेंगे नहीं, और बहुत से लोगों को आप जज नहीं करेंगे ना, आप बता नहीं सकते। इल्मी तौर पे हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन फ़नी तौर पे आपको लोगों के हाथ पकड़ने पड़ेंगे। खा वो गलत पकड़ें, खा सही पकड़ें, खा गलत बताएं, लेकिन पकड़ेंगे।
उसके बगैर आप नहीं कर पाएंगे। और डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा ना यार, क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा बताएं। आप इलाज तो नहीं कर रहे ना, तशखीस करने की कोशिश कर रहे हैं ना यार। और जब तक आपको तशखीस पे कमांड ना हो, आप इलाज नहीं करें किसी का, ये क्योंकि आप उसकी ज़मानत हैं, फिर आप जामिन होंगे उसकी किसी बिगाड़ के, फिर आप जिम्मेदार हैं, हदीस के मुताबिक है फिर ये। ठीक है ना सर जी। तो आप तशखीस पे थोड़ा जोर रखें। कोई बंदा को चलता फिरता नजर आए, उसके हाथ पे आप न पकड़ लें, कोई डरे बगैर, अपने घर वालों की पकड़ें, कोई मसला नहीं। आप अपनी बेगम की, अपने बच्चों की, अपने वालिदैन की आप नजर चेक करें, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप सीखने के मरले से गुजर रहे हैं ना यार, और डरने की क्या शक्ल है। और आप इन सब चीज़ों को नंबर दें, सब चीज़ों को, शक्ल को, चलने फिरने को, सब बातों का नंबर दें, और फिर एंड में आगे आपने फैसला लगाना है इसको, यार नफ्स में मैं पहले 9 चीज़ें मैंने देखनी है, पहले मैं वो तो देख लूँ, उसके बाद आपने हुक्म लगाना है उसके ऊपर, उससे पहले आपने हुक्म नहीं लगाना। मुकाम के लिए एक बार नफ्स चेक करें, उसका मुकाम लिख लें, मैंने इसका मुकाम ये पाया, सब समझ में आया। अगला आप उसका तवालत लिखें, मैंने इस बंदे की तवालत ये पाई। फिर आप उसका अगला कुरा चेक करें, मैंने इसमें इतना कुरा पाया, वो लिखें आप अपने पास। और आप जब तक 5 पैरामीटर्स पे जब किसी को चेक कर रहे होंगे, फिर उसके बालों को देखें, उसके जिन्स को देखें, उसकी उम्र को देखें, उसकी हर हरकत को देखें, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता कानून लगाएंगे। यकीन करें एंड पे शाहरान साहब आपके पास 25-30 चीज़ें इकट्ठी हो चुकी होंगी, आँखें, कान, बाल, बोलना, सब कुछ, और नब्ज़ भी, और नब्ज़ के भी 7 मराहिल। 25 में से 15 जिस तरफ आपको इशारा कर रहे हैं, और आपको बाकी जो हैं, जो 7-8 आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं, तो उन कन्फ्यूजन्स को आप साइड पे रखें। जो चीज़ के बारे में आप श्योर हैं उस पर आप डट जाएं। आपको आंखें धोखा दे रही हैं, अगले का कद आपको धोखा दे रहा है, अगले के बाल आपको धोखा दे रहे हैं, आप अगले की नब्ज़ झूठ बोल रही है, तो आप जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिन पे आपको पक्का पता है यार ये बंदा तो सलाह है ही ऐसा, अब वहाँ पे डट जाएं। जैसे अब ये हमारे साथ एक सर बैठे हैं हमारे पीछे, गुलाम रसूल साहब, सर आप इधर आएँ। हम इनकी नब्ज़ नहीं चेक करते, हम कुछ चेक नहीं करते, हम सिर्फ इनकी शक्ल सूरत देख के एक कन्विक्शन करते हैं, सर ये कौन से मिजाज के बंदे हो गए, उस लाती, बिल्कुल उस लाती। आप इस पर डट जाएं सर, इनकी नब्ज़ आपको 4 नंबर पे भी मिले ना, आपको छोड़ दें इनको, इनकी नब्ज़ झूठ बोल रही होगी, इनका मिजाज झूठा नहीं, मिजाज इनका नहीं झूठ बोलेगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? एक चीज़ पे आपने डट जाना है। हाँ, 15 अलामत एक तरफ जा रही है, तो कोई एक अलामत, जैसे आपने कहा कि हमने कहा एक ही पर ही 36 जो अलामत है उसको छोड़ दिया, ऐसा क्यों होता है कि वो 25 अलामतें उसके खिलाफ क्यों जा रही है? 25 अलामतें खिलाफ नहीं जाती, 7 जाती हैं, 15 उसकी एक फेवर करती हैं, एक तरफ इशारा करती हैं उसके, उसको आपने पकड़ना है। यानी कि मेजॉरिटी पे आपने जाना है कि ज़्यादा अलामतें किस चीज़ की तरफ आपको इशारा कर। अच्छा कोई चार्ट शार्ट नहीं, आप खुद बनाएं, आप खुद बनाएं जब बन जाएगा हमें भी दीजिएगा, हम भी पढ़ेंगे उसको। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, देखें नब्ज़ मौसम के मुताबिक, खाने पीने के मुताबिक, इलाज मुआवजे के मुताबिक, टाइम के मुताबिक, दिनों के मुताबिक, महीने के मुताबिक बदलती रहती है। इस पर आप उतना भरोसा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली जो बंदा मुस्तकिल तौर पर ज़ाती रहेगा वो मुस्तकिल ज़ाती बन चुका होगा। तो नफ्स पे आप कितना भरोसा करेंगे, पहले मेरी बात सुने, नफ्स पे भरोसा कितना करना चाहिए, सवाल ये है। हाँ ये बात सवाल है ना, ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं अच्छा सर आप, अब मेरा ख्याल है आज इतना पढ़ लिया, यहाँ पे फिलहाल रोकते हैं इसको, थोड़ी डिस्कशन करते हैं आपके साथ थोड़ी सी। हाँ सर जी, अब डिस्कशन को रिकॉर्ड करेंगे या बस करें बिल्कुल। अच्छा देखें, अब एक बात याद रखिएगा, ये इतना आसान भी नहीं है जितना हम इसको आसान समझते हैं। ये मेरी बात याद रखें, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हज़ारों टेस्ट एलोपैथिक के एक तरफ और आपकी तशखीस एक तरफ, इसमें चीज़ें मिक्स हुई भी होंगी आपके लिए, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी इतनी जल्दी जब तक आपका तजर्बा नहीं बढ़ेगा। सर जैसे सर ये
वो एक तो बीमार आया तो हमने देखा बुला के हमने उसको नेक्स्ट तरीके की दवाइयाँ दे दी, सही हो गया। अब वो आफ्टर फ्यू डेज वो वापसी आता है अगेन, अब मैं उसको देखता हूँ वो बिल्कुल हाँ ठीक है, हाँ हाँ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको बिल्कुल गौर से सुनिएगा। मिजाज अलग दिखाई दे रहा है, तहरीक अलग दिखाई दे रहा है, और जो बंदा मुंह से बोल रहा है वो कुछ और बता रहा है। इस पॉइंट को मेरे याद रखिएगा, मैं जो आज आपको बता रहा हूं ऐसा होगा। मिजाज कुछ और, नफ्स कुछ और जो बंदा बोल रहा है वो कुछ और। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? अगर हम यूनानी हकीम बनेंगे ना, हम उसकी सारी बातों को करेंगे नज़रअंदाज। सुने मेरी बात, हम सिर्फ उसको जाएंगे मिजाज पर, और अगले मिजाज की दवाई देके उसको फारिग करते हैं, उससे तक कुछ भी हो जाए। ये है यूनानी का तरीक़ाकार। साबिर साहब ये नहीं कहते, हम लोग ये नहीं कहते। हम कहते मिजाज को रखो, वो उसका डोमिनेंट करेक्टर है, वो डोमिनेंट करेक्टर है, ठीक है। लेकिन इस वक्त वो जिस चीज़ का शिकार है ना, वो आपको उसकी नब्ज़ बताएगी वो किस चीज़ का शिकार हो रहा है। क्योंकि बंदा जाहिल हो सकता है बताने वाला, उसको अपना मसला बताना नहीं आ रहा। नहीं, मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर आप यूनानी की बेसिस पे इलाज मुआवजा करेंगे शहरान साहब, तो आप अगले मिजाज की दवाई दे देंगे। ये बस समझ में, वो ठीक होता ही नहीं होता, वो उसका अपना मसला। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं, आप उसकी बात भी सुने, लेकिन आप उसकी फिर नफ्स पे जाए। सिंपल सी बात, जो नफ्स बता रही है तो होना चाहिए। अब इसके भी कानून याद रखिएगा। अगर किसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, किसी बंदे को आपने मिजाज ठीक आइडेंटिफाई किया, उसको ठीक दवाई दी, और उसको ठीक ग़िज़ा बताई आपने, और ठीक परहेज़ उसको बताया, और पेशेंट ने 100% आपका साथ दिया, तो 5 दिन के बाद उसकी नब्ज़ और मिजाज बदल जाना चाहिए विदिन 5 डेज। समझ में आ रहा है सर आप? ये मैंने सारी चीज़ें बताई, आपकी तशख़ीस ठीक हो, आपकी ग़िज़ा ठीक हो, आपकी दवा ठीक हो, और बंदे का परहेज़ मुकम्मल हो, तो 5 दिन के अंदर उसका मिजाज जो आप चाह रहे हैं उसमें आप उसको कन्वर्ट कर देंगे। सर इसमें ये भी हो सकता है कि जो इन्होंने कहा कि हमने उसका मिजाज देखा वो उजलाती था, तो क्या ये मुमकिन है कि वो उसका उजलाती मिजाज उसका मुतदिल मिजाज हो? मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ, इसका मैं आपको जवाब बताता हूँ। अभी हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। बंदा उजलाती है, लेकिन वो क्या एतदाल के साथ है, या बढ़ा हुआ है, या कमी का शिकार है। उजलात ही बढ़े हुए हैं उसके, या बहुत तेज़ हुए हैं, या बहुत कम हुए हैं, या एतदाल। ये बात तो जज करनी पड़ेगी ना सर। अगर उसके एतदाल में हैं तो वो ठीक है, उसको दवाई देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको सिर्फ आप ग़िज़ा चेंज करें, उसको भेज दें आप, ठीक है सर। अगर एक बंदे की उजलात कमज़ोर हैं तो आपको उजलाती अग़ज़िया देकर ही इसको एतदाल में लाना है उसको। हाँ, तहरीक पूरी करें, क्योंकि कम है, उसकी तहरीक इनकम्प्लीट है। एक बंदे की तहरीक बहुत बड़ी हुई है, तो उसकी कम करने की ज़रूरत है ना सर। उसको अगली दवाइयाँ देंगे ताकि उजलात कम हो जाए उसको। अब मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर उजलाती मरीज आता है, उसकी नब्ज़ हमने चेक की और उसकी तहरीक बढ़ी हुई है, तो उसको अगली दवाई दें ताकि वो कम हो जाए, क्योंकि अगला मिजाज को कम कर देगा। क्योंकि हम रिवर्स तो दे नहीं सकते। और अगर कम है किसी में, अगर किसी में उजलात कम हो रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? तो उसको उजलाती अग़ज़िया देंगे, उसको उजलाती ही देंगे, उसका मिजाज भी वही है, और हम उसको देंगे भी उजलाती, क्योंकि कमज़ोर है ना यार। हाँ हाँ, तो उसको पूरा करने की ज़रूरत है ना। लेकिन अगर किसी को कोई हाँ हाँ कोई मेडिसिन समझ में नहीं आता कि दूसरा भी हमारी तरह जाएगा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। हाँ 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 हाँ। तो मैंने ये सुना था कि अगर आप 5 नंबर देते हैं तो वो सूटेबल होता है हर मरीज के लिए। नहीं, ये बात इतनी सही नहीं है, ये इतनी बात सही नहीं है, ये एक टोटका है। लोग लगाते हैं, अक्सर ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि 5 नंबर में हरारत और रतूबत का बेहतरीन इम्तिजाज होता है। उनमें अक्सर बीमारियां जो होती हैं इनकी कमी पेशी से हो रही होती हैं, तो 5 नंबर लग जाता है, लेकिन ये कानून नहीं है, ठीक है, ये कानून नहीं है। मतलब इन केस हमें समझ में नहीं आता, अभी
नहीं ऐसा नहीं करें, फिर आप उसका इलाज नहीं करें। मैंने अभी आपको मैंने बोला, अगर आपकी तशखीस मुकम्मल नहीं तो आप इलाज में हाथ नहीं डालें। जैसे सर अभी मैं इतने दिनों से आपको पूछ रहा हूँ, आप इलाज नहीं करते, सर कहते अभी हमें कामिल नहीं है, किसी को दवाई नहीं देते, मशवरा बहुत कम लोगों को देते हैं। ये बात सही है, जब तक आप एक चीज़ पे कॉम्पिटेंसी नहीं हासिल करते ना सर जी, तो मेरे ख्याल इसमें हाथ डालना ज़्यादती है, ज़्यादती करें। लेकिन बात सुने सर, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये कि आपके पास लोग आएँ, आप अपने तजर्बे को पहले बढ़ाएं। पहले आप मतलब खोल के नहीं बैठेंगे, कौन सा मरीज़ आपको अपना मर्ज़ बताएगा? किसी को क्या पता कि आप हकीम हैं? कोई आपसे डिस्कस ही नहीं करेगा ना सर, डिस्कस ही नहीं करेगा। आप एक ठिकाना बनाते हैं, देखिए मेरी बात सुने, आप एक ठिकाना बना के बैठते हैं, लोग आपका बोर्ड पढ़ कर आते हैं, यहाँ पे हकीम बैठा हुआ है, उनको ये थोड़ी पता कि कामिल हकीम है या अभी सीखने वाला हकीम है या इब्तदाई हकीम, उसको तो नहीं पता बंदे को। ठीक है, अब आप इम्तिहान उसका नहीं है, आपका इम्तिहान है कि मैं उसको ठीक से जज कर रहा हूँ, मैं उसको दवाई देने के काबिल हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन आप शुरू करेंगे उसको, खुलें तो फिर आप नहीं बिल्कुल नहीं रहे, फिर आप गलत करेंगे ना। आप तशखीस, आप पैसे तशखीस के लेते हैं सर। देखिए आपको दवा फरोशी नहीं करनी है, आपको हकीम बनना है। हकीम अगर आप तशखीस ही नहीं कर पा रहे तो तजवीज़ किस चीज़ की है? किस चीज़ की तजवीज़ है? और ये देखिए मैं आपको ये शाहरान साहब, ये मैं आपको बताऊं, ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ भी नहीं और इतनी आसान चीज़ भी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूँगा, हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी आराम से आपके अंदर चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है ये। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पहले एक मिजाज के ऊपर महारत हासिल करें, अगर इस मिजाज का अगर कोई आदमी आता है तो हम उसकी तशखीस और तजवीज़ में माहिर हो जाएं। सर मैं आपसे एक अर्ज़ करूँगा, अगर हमारे किसी भाई का अच्छा दवाखाना हो जहाँ पे कोई हम फ्री कैंप लगाना चाहें, आप उसके खर्चे हम सारे बांट लेते हैं, एक फ्री कैंप करें। एक फ्री कैंप में 60 से 100 के करीब मरीज़ आता है। हमने कई कैंप किए हैं, सर के साथ भी हमने किए हैं। जो 60-70 मरीज़ है ना, हमें ना मरीज़ों को बिगाड़ना है, ना हमें आप सबको भी ख़राब करना है। उसका तरीक़ाकार ये है, सब लोग हमारे साथ ज्वाइन करें फ्री कैंप में, और जो भी एक बड़ा उस्ताद आप हम में से किसी को बनाते हैं, वो उस्ताद उस मरीज़ को पहले नब्ज़ चेक करे और आपको बताए कि यार ये वाली नब्ज़ है इस बंदे की, और ये इस सोजिश वाली है, ये वर्मी नब्ज़ है, या इसका मर्ज़ किस दर्जे तक पहुँच चुका है। उस्ताद आप सबको एक बार बावाज़ बुलंद बता दे, ये बीमारी है, ये इसकी नब्ज़ चल रही है बेटा, और ये इसकी उम्र है, ये इसको तुम चेक कर लो। आप सिर्फ उस नब्ज़ की पहचान करें। आप मेरी बात समझ में आ रही है? आपने सिर्फ उसकी, अच्छा, और वहाँ पे किसी ने अपनी अपनी नब्ज़ नहीं बतानी है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं ना यार, वो मरीज़ भी सारा वो बन जाएगा कन्फ्यूज, ये क्या बोल रहे हैं यार, और हम बोल रहे हैं असाबी गुद्दी है। अरे मरीज़ को क्या लगे असाबी गुद्दी क्या होता है, उसको क्या लगेगा? हाँ, उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है, उसका कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं ये जब सुबह वार्ड में आते हैं, हॉस्पिटल में मुझे पता है वो आते हैं, पहले सीनियर डॉक्टर आता है अपने साथ, वो सबको बताते, सबको बोलता है वो, हर बेड पे आता है, मरीज को देखता है, उसकी कॉन्शियस को देखता है, उसकी मेडिसिन बताता है और पेशेंट्स वगैरह सारे करता है। उसका वो अपने साथ ग्रुप लेके चलता है, यानी ये समझ लें कि हम स्टूडेंट्स हैं और आप सीनियर डॉक्टर हैं, तो आप हमें लेके जाते हैं। अब उसका रीज़न ये है कि वो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे लोग आते हैं करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई ख़ास मतलब नहीं है जिसमें सबकी इन्वेस्टमेंट हो। मैं एक आपसे बाकी बात में आपको काटूंगा शरण साहब, मैं ये समझता हूँ उस्ताद साहब, ये एक फ़नी इल्म है, ये जो नब्ज़ है ये फ़न है, किसी एक बंदे से सीखें, और जो वो बंदा आपको नब्ज़ बता रहा है आप उसको जज करें और उसको सीखें पहले। और ये नहीं कि हमारे यहाँ क्या मरला है, हम लोग नब्ज़ के हाथ में दे देते हैं, बताएं इसकी क्या नब्ज़ चल रही है। यार ये सबसे बड़ी गलत बात है। उस्ताद पहले बताए कि बेटा ये नब्ज़ है, ये बंदे की ये जिन्स चल रही है, ये कवामे आला है, ये इसकी मुशर्रफ नब्ज़ है, इसको चेक कर ले भाई। आप उस नब्ज़ की ठोकर को, हरकत को, तवालत को याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें यार कि ये मरीज़ अगर आएगा तो उसके अंदर ये कैफियत होती हैं। अगर हमारा एक छोटा सा एक मतलब ऐसा मतलब हो कि जिसके अंदर हम 5-6 वहाँ बैठ जाएं या सारे ही बैठ जाएं,
और उसमें एक सीनियर बंदा बैठे, पेशेंट आए पहले वो सीनियर देखे उसका कि उसके ऐसा ही क्या है, ऐसा ही होना चाहिए। वो पर्चे पे लिख दे ये इसकी नब्ज है, बिल्कुल ये आगे वाला आ जाए वो दवा तशखीस करे, लेकिन बिल्कुल उस ऐसा नब्ज के हिसाब से नहीं उसके साथ नहीं नहीं। अभी देखें, साथ में वो सब नब्ज मैं आपसे कर्ज करूं, पहला मरला सिर्फ तशखीस का रखें, तजवीज़ आखिरी मरला है, उस पर अभी नहीं जाए। आप सिर्फ ये सोचें, क्योंकि अभी मैंने आपको साबिर साहब ने जो इलाज मुआवजा बताया है ना, वो बहुत सी चीज़ों से अलग है। आज तक उस्ताद जी हमने जो ग्रुपों में पढ़ा है ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। हम कोई नई थ्योरी नहीं लेकर आएंगे, हम आपको वो थ्योरी बताएंगे जो साबिर साहब इस तरह बताना चाहते थे। वो इलाज मुआवजा कैसे करते थे यार, उसमें पहले निश्चित में फरमाया था कि इल्म जो है ना वो असल यूं बैठकर आता है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ग्रुपों में आपको चार्मिंग तो होती है, सीखें जाएं ऐसा करें, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कोई इधर का नुक्ता बयान कर, वो गलत है, कोई उधर का नुक्ता बयान कर रहा होता है, वो बाकायदा नहीं है, वो बेकायदा है। हाँ वो बेकायदा। वो ये है जैसे इन्होंने कहा कि भाई मिजाज समझ में नहीं आ रहा तो 5वें नंबर में कुछ तजवीज़ कर दें, वो ऐसे ही टोटका। मैं एक बात आपको कहूँगा, अच्छा देखें सर, शरान साहब मेरी इस क्लासेस का एक मकसद यही है, आप सारे ही हकीम बन जाए तो मेरी बहुत खुशकिस्मती। अगर आप में से जिसका हौसला कम हो जाए वो छोड़ के चला जाए, एक बंदा भी अगर बन गया फिर भी ठीक, अगर कोई भी नहीं बन सका फिर भी ठीक। ये मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ। ये एक फ़न है, हम इसको पहुँचाने की कोशिश करते हैं, हमारा मकसद आपको पहुँचाना है, मनवाना नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस दिन कामयाब होऊंगा जब हमारे सामने एक मरीज़ खड़ा हुआ हो, ये 10 लोग आप उनको चेक करें और 10 के 10 की तशख़ीस एक हो और 10 के 10 की तजवीज़ एक हो, उस दिन हम सारे हकीम बन जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है, मैं जब लास्ट टाइम आया था तो आपने एक बात कही थी कि जो मैं बोलता हूँ उसको बता कर रिकॉर्ड किया जाता है और दिया जाता है। अगर आप पिछली क्लास हम लोगों को दे दें तो हमें वो सुनने में और जज करने में और ज़्यादा। ये आज चौथी क्लास है हमारी, है ना, और हमारे पास हमने इसको देखिए। अब आपको एक बात और बताऊँ, ये मेरी भी मजबूरी है सर, यूनानी तिब का पूरा सिलेबस मौजूद है, तिब साबिर का सिलेबस मौजूद नहीं है। हम पहली बार इसको बाकायदा क्लासेस में पढ़ाकर एक कोर्स भी सेट कर रहे हैं, जिसमें से अभी आप सारे गुजर रहे हैं। ये हमारा तमाम चीज़ें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में भी चल रही हैं, यूट्यूब चैनल भी हम लोग बना रहे हैं, फेसबुक पेज भी बना रहे हैं, और हम अवेयरनेस के लिए इसको डालेंगे। लेकिन अभी हम खुद भी सीख रहे हैं, हम आपको भी सिखा रहे हैं। पहली बार हम इसका सिलेबस डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई हमारे पास पढ़ने के लिए आए, सर हमें कानून मुफरद आज़ाद सिखाएं, तो हम उसको कितनी क्लासेस में सिखा पाएंगे पहली बात, और कितने टाइम में हम उसको हकीम बना पाएंगे, और इतना करने के बाद हमको क्या सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, यार ये बंदा मैंने इसको जज कर लिया, ये अब सर्टिफाइड है, या किसी मरीज़ का चेक करने का अहल है। अगर हम इस स्टेज पे जाएंगे कि ये पहली बार हो रहा है और हम लोग अभी स्टार्ट किया है, अभी हमने बिल्कुल पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है। सर मेरा ख्याल ये कि यूट्यूब और फेसबुक पे ना दें, उसकी रीज़न ये है कि एक बंदा जो हकीम बना नहीं है, उसको हिकमत के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और वो उन वीडियोस को सुनेगा या उसको कहेगा तो वो उसको किसी और साइड पे लेके जा सकता है। ऐसे ही है, तो उससे उसको भी नुकसान हो सकता है और आम पब्लिक को भी नुकसान हो सकता है। अब ये तो ये कि हुक्मा है माशाल्लाह, कोई मतलब चला रहा है, किसी के पास सारे स्टोर है, कोई क्या है, कोई क्या है, डिग्रियाँ सबने की नहीं, तो इनका कम से कम अगर मैं ये कहूँ कि वो जो हमारा जो निज़ाम तालीम है, अब उस हिसाब से भी देखा जाए तो इनका आधा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आम पब्लिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ये बात सही है। फेसबुक पे आप दे देंगे तो हर बंदा ज्वाइन करेगा। अच्छा देखिए, हम उसमें हमारा मकसद लोगों को नहीं एक सेकेंड सर, हमारा मकसद पता है क्या है? आप कभी ये देखिए कि जो फोड़ा होता है, फोड़ा वो पूरे जिस्म की गलाजत को अपने अंदर समेट लेता है, वो उसकी फितरत में है। कौवा सारी अच्छी चीज़ें छोड़ के गंदगी में जाके गिरता है वो हमेशा, ठीक है। और जो फूल होता है वो कड़वे फूलों में से भी अपना रस निकाल के तो शहद और खुशबू बिखेर देता है वो। ये इंसानी रवैये हैं और इंसानी मिजाज हैं, इनको हम कभी भी नहीं बदल सकते, ठीक है ना जी। अब हम आवाम में इसको फेंकते हैं कि नहीं फेंकते, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम एक बार कानून मुफरद आज़ा को और साबिर साहब की तमाम तहकीकात को एक दफ़ा प्रिजर्व कर दें, एक दफ़ा उसको महफूज कर दें, और इस तरह शायद किसी ने महफूज नहीं किया, क्लासेस में किसी ने इसको महफूज नहीं किया। इसमें ऐसा होता है कि
जो आप शुरू की जो क्लासेस देते हैं ना, इससे डेमो क्लासेस का है, उसकी कुछ चीज़ें मेडिकल सारा पढ़ाया जाता है, लेकिन टोटल मेडिकल जो आप जाकर हॉस्पिटल में पढ़ते हैं या डॉक्टर से पढ़ते हैं, वो कहीं पे भी आपको इस तरह यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। सही बात। ये कहना चाह रहे हैं नहीं चाह रहा। ठीक है, इसको बतौर डेमो चलाएं ताकि सिर्फ लोग यहाँ आकर सीखने पर असल और अफादा इस्तफादा ऐसे ही होगा, लेकिन हम अवेयरनेस के लिए डालना चाहते हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं कम अज़ कम वो आ जाएं बस। आगे उन्हें कहें कि वी हैव अ सिलेबस, बिल्कुल समझ रहे हैं, वी हैव अ टीचिंग अबाउट दैट। आप सिलेबस बना लें, हाँ, लेकिन उसको आप जो है ना पब्लिक को ना बताएं, बस आप बताएं कि हमारे पास सिलेबस है, आप आगे पढ़ें, हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन सच्ची बात तो ये कि हम अभी सिलेबस बना रहे हैं। आप बिल्कुल बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, आप उसमें शेयर मेहनत करें। और देखिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये असल में डिजिटल मीडिया हमारी सहूलत के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो हम इसे सपोर्ट लेना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा बुनियादी तरीक़ाकार नहीं है। अफादा और इस्तफादा ऐसे ही है, तलामज़ा ऐसे ही होता है, इसके अलावा नहीं होता ना। ये होगा इसी तरह। सर मेरा एक मशवरा है सर इनके लिए खुश भी हो जाएंगे, ये नमाज मुकम्मल करके ना एक क्लास में है ना प्रैक्टिकली करा देंगे। चले, आप सब बैठे बिल्कुल ठीक है। तो पढ़ाई नहीं करेंगे, यानी ये सिखा देंगे। अच्छा आप एक काम करें, अच्छा सर आप मेरी आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप लोग घर में जाएंगे आपको वापस जाते जाते कम से कम 100-200 रोड पे आपको नज़र आएंगे। आपने सिर्फ इन पैरामीटर्स पे लोगों को चेक करना है कि ये बंदा उजलाती है, उसकी शक्ल पे, पतली शक्ल वालों को उजलाती समझें, चौकोर वाले को गुत्ती समझें और गोल वाले को असाबे समझें। आप लोगों को सिर्फ चेक करते हुए जाएं, बोले किसी के साथ भी नहीं, लेकिन अपने मिजाज में चेक करें उसको। चेक कर रहे हैं तो उधर से हमारा ऊपर चेक कर ले। नहीं नहीं, आप एहतियात से चेक करें, नज़र एक डालने का हुक्म है, 10-2 नज़रें डालने का हुक्म नहीं है। ये अभी नब्ज़ें नहीं, आप चेहरे, आप सिर्फ चेहरे पढ़ना शुरू करें। आप सिर्फ, मैं कह रहा हूँ सर, आप सिर्फ चेहरे पढ़ना शुरू करें सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आजकल की जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, आप सिर्फ लोगों के जिस्म देखें, औरतों के नहीं मर्दों के, सिर्फ उनके जिस्म देखें, उनके चेहरे देखें और उनके बारे में कुलिया लगाने की कोशिश करें, अंदाज़ा लगाएं, अंदाज़ा। वो मैं बता चुका हूँ वैसे अक्सर लोगों को, पिछली बार भी, तो और भी बता देंगे आपको। लेकिन सर ये एक सिलसिला है हमारा, अभी आप कुछ सीखते जाएँ, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह।